नमस्कार। और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी सिविक्स कक्षा 8 के चैप्टर 7 को, जिसका नाम है हास्याकरण की समझ। और इस चैप्टर पे आज हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है। तो देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त की, जैसे कि हास्याकरण किसे कहते हैं। तो इसमें आपको एक कॉपी के माध्यम से समझाया जा रहा है कि किस तरह से आप कॉपी के जो पेज होते हैं, पन्ने होते हैं, उसके बाईं तरफ का जो हिस्सा होता है हम उसे छोड़ देते हैं, कोई महत्व नहीं देते हैं। उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी कुछ समुदाय, कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिसे किनारे या फिर हाशिए पर ढकेल दिया जाता है। वो जो व्यक्ति होते हैं वो केंद्र में नहीं रहता है। और इसे हम आदिवासी भी कह सकते हैं, कहा जाता है। और आदिवासी को जनजाति भी कहा जाता है। वही इन आदिवासियों को सरकारी दस्तावेजों में अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति, इन शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। तो इतनी सारी जानकारी हमने अपने पिछले वीडियो में, इससे भी काफ़ी कुछ जानकारी हमने प्राप्त किया है। तो देखिए, आज हम कुछ विशेष जानकारी लेते हैं। ये जो आदिवासी होते हैं वो लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से 8,000 जो प्रजातियां होती है वो दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वही 325 जो प्रजातियां होती है वो कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर, 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनमें से 3,500 प्रजातियां जो होती है वो भोजन के रूप में इस्तेमाल होती है। जब आदिवासी समुदाय वन्य भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो ये जो सारी जानकारी है, ये जो ज्ञान संपदा है, ये भी तो खत्म हो जाती है। देखिए, अपनी ज़मीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योग, इमारतें या फिर निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन यानी कि नौकरियाँ करनी पड़ती है। तो इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते ही चले जाते हैं। ग्रामीण इलाके जो है उसमें 45% और शहरी जो इलाके हैं उसमें 25% आदिवासी समूह जो है वो गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। तो इसकी वजह से वे कई तरह के अभाव का भी शिकार हो जाते हैं। उनमें से जो बहुत सारे बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और इनके बीच तो जो साक्षरता है वो भी बहुत ही कम है। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं, रीति रिवाज, ये सभी को गंवा देते हैं, खो देते हैं, जो कि उनके जीने, उनके अस्तित्व का, उनकी पहचान का स्रोत है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना है जिसके कारण विस्थापित हुए गोविंदा मारन कहते हैं कि उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब, सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। और अब हम कैसे जिएंगे। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली जो छीना झपटी है, विस्थापन की ये जो प्रक्रिया है, वो अक्सर तो दर्दनाक और हिंसक होती ही है। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अल्पसंख्यक और हास्याकरण। तो देखिए, हमने अभी तक पढ़ा कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा जो संविधान है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। और आपकी राय में
ये जो अल्पसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षा क्यों मुहैया कराया जा रहा है? तो अल्पसंख्यक जो है, ये जो शब्द है आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। तो देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर दो शब्द हैं, अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। तो हाशियाकरण के बारे में हमने जाना, और आप इसे आदिवासी समझ सकते हैं, है ना, जिसकी संस्कृति सभ्यता हमसे अलग होती है और इनकी पहचान अलग होती है। ये ज़्यादातर कह सकते हैं कि जंगलों या गाँव में निवास करते हैं। वहीं अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या बाकी सबसे कम हो। लेकिन यह जो अवधारणा है केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि उसके सामाजिक सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि हमने इकाई 1 में पढ़ा कि भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की जो संस्कृति समाज है और सरकार की जो अभिव्यक्ति है, तो सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है। संभव है कि छोटे समुदाय जो है वो हाशिए पर खिसकते चले जाएं, और ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की जो आशंका है, उस वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो प्रावधान हैं उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। तो देखिए कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय जो होते हैं वो अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की ये जो भावना है तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के संबंध जो होते हैं वो तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की जो व्यवस्था है इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता और न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसे कि हमने अध्याय 5 में पढ़ा है कि कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका की जो भूमिका है वो काफ़ी अहम होती है, एक अहम भूमिका निभाती है न्यायपालिका। तो अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो अदालत में जा सकता है। आइए अब हम इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हाशियाकरण को समझते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मुसलमान और हाशियाकरण। तो देखिए 2001 की जनगणना हुई, उसके अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या जो है वो 13.4% है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। तो विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित कह सकते हैं कि 3 सारणी नीचे दी गई है, और उससे पता चलता है कि मूलभूत सुविधाएं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से जो मुस्लिम समुदाय है उनकी स्थिति कैसी है। तो चलिए हम नीचे देख लेते हैं, समझते हैं ये सारणी जो है वो हमें क्या बताती है। तो ये 1994 का मूलभूत सुविधाएं हैं उसको बताया गया है कि कच्चे घर, तो मुसलमान जो है उनके कच्चे घर में 63.6% मुसलमान कच्चे घरों में रहते थे, वहीं 55.2% हिंदू कच्चे घरों में रहते थे। बिजली में आप 30%, हिंदुओं के 43.2%, और जो पाइप का पानी है उसमें 90.4% मुसलमान का और 25.3% हिंदू पाइप के पानी का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए विभिन्न धर्मों में साक्षरता क्या बताती है। तो हिंदू में 65, मुस्लिम में 59,
ईसाई में 80%, सिख में 70, बौद्ध में 73, जैन में 94। इसी तरह जो सरकारी नौकरी है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, विदेश सेवा, इन सभी में भी इनका परसेंटेज आपको दिख रहा है। तो ये आंकड़े हमें क्या बताते हैं? तो देखिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति है उसका जायजा लिया। तो रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की जो स्थिति है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदाय से मिलती जुलती है। जैसा कि 7 से 14 साल के उम्र के जो मुस्लिम बच्चे हैं वो अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चे के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूल में शिक्षा ले पाते हैं, स्कूल जा पाते हैं। देखिए, मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमान के भी कई रीति रिवाज, कई व्यवहार जो है मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग है। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी है ना, फेस का टोपी पहनने का चलन होता है। तो ये बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं है, और अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने, भेदभाव का बहाना बन जाती है। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि किस तरह से अंसारी परिवार को किराए के मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी, और मुसलमानों के इस सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते हैं वहाँ से निकलने लगे, और जिससे अक्सर उनका जो है कह सकते हैं कि घेटोआइजेक्शन होने लगता है, और कभी कभी यह पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है। देखिए, यहाँ पर एक कहानी बता रहा है कि एक लड़की है, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहते हैं, और कुछ दिन पहले रमज़ान के दौरान वह कुछ गड़बड़ी हुई जिसके जल्दी ही सांप्रदायिक रूप ले लिया, और वो लड़की अपने भाई के साथ पड़ोस के ही इफ्तार पार्टी में जाती है, और उससे कहा जाता है कि वो उसकी जो ड्रेस है, क्योंकि उसने कमीज पहन रखी थी, उसके भाई ने शेरवानी, और वो घर लौट रहे होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि वो अपने कपड़े बदल ले, जीन्स और टी शर्ट को पहन ले। तो इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। इस अध्याय में पीछे हमने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा। 7वीं कक्षा में हम भारत में औरतों की जो असमान स्थिति है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि जो हाशियाकरण है एक जटिल परिघटना है, जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीति, साधनों और सुरक्षा की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि संविधान के द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों और नीतियों की रक्षा में हम सभी को कह सकते हैं कि बराबर जिम्मेदार बनना है, और इनके बिना ना तो हम इस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और ना ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। और निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया कि जो हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदाय के अनुभव के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया कि इन समुदाय के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है, और हमने यह भी देखा कि हाशियाकरण का जो संबंध है वो अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय है
दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है और इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में और भी विस्तार से पढ़ेंगे। हास्यकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती है, बल्कि शिक्षा और अन्य संसाधनों तक पहुँच भी बराबर नहीं मिलती है। और इसके बावजूद जो हाशिया भी बदला जा सकता है और बदलता भी है। कोई भी हमें एक ही तरह की हाशियाई पर नहीं रहता। अगर हम हास्यकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि इन दोनों समुदाय के पास भी संघर्ष प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय जो है वो अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहता है और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहता है। और हम अगले अध्याय में इस जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हास्यकरण का सामना किस तरह से किया है। तो इस तरह से जो हमारा अध्याय 7 है, हास्यकरण की समझ, आज यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 को पढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहिए आपका यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।